वन नेशन वन इलेक्शन एक ऐसा सिस्टम है जिसमें देश के सारे डायरेक्ट इलेक्शन एक साथ होते हैं। दैट मीन्स गवर्नेंस के तीनों लेवल, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट के लिए एक साथ चुनाव होता है और सारा देश पंचायत से लेकर लोकसभा तक के कैंडिडेट के लिए वोट डालते हैं। अब ये सिस्टम इंडिया में भी इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इंडिया में ये सिस्टम पहली बार अटैम्प्ट होगा। एक्चुअली 1947 में देश आज़ाद होने के बाद जब पहली बार 1952 में इलेक्शन हुआ था तो वो वन नेशन और वन इलेक्शन के बेस पे ही हुआ था। और सिर्फ 1952 के ही इलेक्शन नहीं बल्कि 1957, 62 और 1967 के इलेक्शन भी इसी मॉडल पे बेस्ड थे। 1967 का इलेक्शन आखिरी इलेक्शन था जिसमें इस सिस्टम के थ्रू पोलिंग हुई थी। 1968-69 के बाद इस सिस्टम को इम्प्लीमेंट नहीं किया गया क्योंकि उस समय कुछ ओल्ड स्टेट्स को रिफॉर्म किया गया था और न्यू स्टेट्स का फॉर्मेशन हुआ था। फॉर एग्जांपल 1960 में बॉम्बे स्टेट को स्प्लिट करके दो नए राज्य बनाए गए, महाराष्ट्र और गुजरात। 1963 में आसाम से कुछ रीजन को अलग करके नागालैंड बनाया गया और ठीक उसी तरह 1963 में पंजाब के बहुत सारे रीजन अलग करके दो नए स्टेट्स बनाए गए, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश। अब जैसे जैसे ये स्टेट्स बने वैसे वैसे वहाँ इलेक्शन भी कंडक्ट करवाए गए और इसीलिए इन सारे स्टेट्स का 5 साल का टेन्योर एक साथ कंप्लीट नहीं हो रहा था, जिसके कारण साइमल्टेनियस इलेक्शन वाला मॉडल फीजिबल नहीं रहा। अब करंट गवर्नमेंट इस मॉडल को फिर से लाना चाह रही है। एक्चुअली हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वन नेशन वन इलेक्शन वाले मॉडल की मांग तब से कर रहे हैं जब वो गुजरात के चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे। लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने 2018 में एक ड्राफ्ट रिपोर्ट जारी किया था जिसमें वन नेशन वन इलेक्शन के बेनिफिट्स को और इसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होंगे वो मेंशन किया था। रिपोर्ट में ब्रॉडली 3 बेनिफिट मेंशन किए गए थे। नंबर 1, सेविंग ऑफ पब्लिक मनी। नंबर 2, रिड्यूसेस प्रेशर ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप एंड सिक्योरिटी फोर्सेस। एंड नंबर 3, टाइमली इम्प्लीमेंटेशन ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज। अब हम सभी को पता है कि इलेक्शन ऑर्गेनाइज कराने में बहुत सारे पैसे खर्च होते हैं और हमारी कंट्री में लगभग हर साल कोई ना कोई इलेक्शन चलता ही रहता है। दिस लीड्स टू अ वेस्टेज ऑफ पब्लिक मनी। अब अगर ये सारे इलेक्शन एक साथ करा दिए जाए तो इट विल सेव अ ह्यूज अमाउंट ऑफ पब्लिक मनी। जब जब इंडिया में इलेक्शन होता है तो इंडिया के एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप और सिक्योरिटी फोर्सेस दोनों ही इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, जिसके कारण उन पर प्रेशर काफ़ी बढ़ जाता है और उनका ध्यान डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ में कम और इलेक्शन ऑर्गेनाइज करने में ज़्यादा रहता है। अगर सारे इलेक्शन एक साथ करवा दिए जाए तो इनके ऊपर प्रेशर कम रहेगा और इनका ध्यान डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ में ज़्यादा रहेगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर यह सिस्टम इम्प्लीमेंट हुआ तो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट के जो 5 साल के टेन्योर हैं वो एक साथ शुरू होंगे और एक साथ ख़त्म होंगे, जिससे गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के टाइमली इम्प्लीमेंटेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने अपनी रिपोर्ट में इस सिस्टम को इम्प्लीमेंट करने के लिए 2 रिक्वायरमेंट बताए हैं। नंबर 1, अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड नंबर 2, जो भी अमेंडमेंट होंगे कॉन्स्टिट्यूशन में वो एटलीस्ट 50% ऑफ इंडियन स्टेट को एक्सेप्टेबल होंगे। लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के इस रिपोर्ट के बेसिस पे 2023 में एक हाई लेवल कमेटी फॉर्म की गई जिसके चेयरमैन थे फॉर्मर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद। इस कमेटी के मेनली 2 पर्पस थे। नंबर 1, टू जनरेट अ फ्रेमवर्क फॉर वन नेशन वन इलेक्शन सिस्टम एंड नंबर 2, इस सिस्टम को इम्प्लीमेंट करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन और अदर लॉज में जो भी अमेंडमेंट होंगे उनको स्पेसिफिकली मेंशन करना। 2024 में रामनाथ कोविंद ने इस कमेटी द्वारा जनरेटेड 8000 पेजेस के रिपोर्ट को करंट प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू को सबमिट कर दिया। अब इस रिपोर्ट में जो सबसे पहली बात मेंशन है वो है इस सिस्टम का इनिशिएशन डेट, जो कि कमेटी ने 2029 रखा है। दैट मीन्स 2029 में एक फ्रेश इलेक्टोरल साइकिल की शुरुआत होगी। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आजकल के जो स्टेट है उनका 5 साल का टेन्योर एक साथ कंप्लीट नहीं हो रहा है, किसी का पहले हो रहा है तो किसी का बाद हो रहा है। इसीलिए वो स्टेट्स जिनका 5 साल का टेन्योर पहले कंप्लीट हो रहा है उन्हें एक्सटेंशन दिया जाएगा और वो स्टेट्स जिनका 5 साल का टेन्योर 2029 के बाद कंप्लीट हो रहा है उन्हें 2029 में डिसॉल्व कर दिया जाएगा। लेकिन ये सारी चीज़ें डायरेक्टली नहीं की जा सकती, बल्कि इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट की ज़रूरत है। इसीलिए कमेटी ने टोटल 18 अमेंडमेंट सजेस्ट किया है, जिसमें 2 अमेंडमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 1, आर्टिकल 83 का अमेंडमेंट एंड नंबर 2, आर्टिकल 172 का अमेंडमेंट। आर्टिकल 82 रिलेटेड है टेन्योर ऑफ लोकसभा से
और आर्टिकल 172 रिलेटेड है टेन्योर ऑफ राज्य विधानसभा से। इसके अलावा कमेटी ने आर्टिकल 324A और आर्टिकल 325 को भी अमेंड करने का सजेशन दिया है, लेकिन इन दो आर्टिकल्स का अमेंडमेंट तभी हो सकता है जब एटलीस्ट 50% ऑफ स्टेट इसको अप्रूव करे। आर्टिकल 324A के अमेंडमेंट के बगैर पंचायत और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का चुनाव सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के साथ नहीं कंडक्ट कराया जा सकता। वहीं आर्टिकल 325 के अमेंडमेंट के बाद ही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया स्टेट इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर एक कॉमन इलेक्टोरल रोल और वोटर आईडी क्रिएट कर सकता है। वन नेशन वन इलेक्शन के फ्रेमवर्क को तैयार करने के लिए इस कमेटी ने 2 लेवल पे काम किया। नंबर 1 नेशनल लेवल एंड नंबर 2 ग्लोबल लेवल। नेशनल लेवल में इस कमेटी ने ये एनालाइज किया कि जब पास्ट में ये सिस्टम इम्प्लीमेंट हुआ था तो वहाँ क्या क्या दिक्कतें आई थी और इस सिस्टम के क्या क्या लूप होल्स हैं। वहीं ग्लोबल लेवल के एनालिसिस के लिए इस कमेटी के मेंबर्स 7 कंट्रीज़ में गए जहाँ की ये सिस्टम ऑलरेडी यूज़ हो रहा है। कमेटी के मेंबर्स इन 7 कंट्री में जाकर इनके सिस्टम, पॉपुलेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर को एक साथ एनालाइज करने के बाद ये डिसाइड किया है कि जर्मनी और जापान का सिस्टम जो है वो हमारी कंट्री के लिए सबसे ज़्यादा एफिशिएंट होगा, इसलिए इन दोनों कंट्रीज़ के सिस्टम को अडॉप्ट किया जाए। इन 7 कंट्रीज़ में से इंडोनेशिया एक ऐसी कंट्री है जहां इस सिस्टम को 2019 में इम्प्लीमेंट किया गया था और 2024 में करीब 20 करोड़ लोगों ने एक साथ 5 गवर्नेंस के लेवल के लिए वोटिंग करके एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। इंडोनेशियन सिटीजन्स ने प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट्स, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ रीजनल असेंबलीज और म्यूनिसिपल इलेक्शंस के लिए वोटिंग करके सिंगल डे इलेक्शन में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। और ऐसा माना जा रहा है कि अगर ये सिस्टम इंडिया में सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट होती है तो शायद नेक्स्ट वर्ल्ड रिकॉर्ड इंडिया का ही होगा।